ना ना, खुला खुला, थोड़ा सा खुला। हाँ खुला। किधर? एक ना इधर नाराज साहब नहीं बैठे थे चेयर पे, उसके सामने वाले ना सोफे पे किताब पड़ी है रेड कलर वाली, बोले यार जैसे खुली हुई है। बस इधर मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शुक्र है आप लोगों को आवाज पहुंच रही है। अभी हम साथ साथ पढ़ते भी हैं, कोई आता है तो फिर ज्वाइन भी कर लेते हैं। देखें इधर, हमने आज पढ़ना है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखें, मैं कुछ रफ में आप लोगों को बताऊं। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट पास हो रहा है और उसे किसी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उसे आप किस में रखें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, आई एल क्रॉस बी। पढ़ा हुआ है ना सबने? किसी ने नहीं पढ़ा हुआ? क्यों खदीजा, नहीं पढ़ा हुआ आपने? पढ़ा हुआ सर। चले फिर ठीक है। अब जरा देखो आई क्या है, जो इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। आई क्या है, जो इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, यानी करंट को मैं ये भी कह सकता हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मूविंग चार्ज को। ठीक हो गया। एल क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है। दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमारे पास वो फासला है, वो डिस्टेंस है जो कौन कवर कर रहा है, चार्ज कवर कर रहा है। ठीक है। बी क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। वकार यूब अभी पहुंचे हैं, वकार आपको मेरी आवाज पहुंची है ना? जी सर, आ रही है आवाज। चले इधर देखो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है। एल क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है। बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, एक जब भी कोई कंडक्टर ऑफ लेंथ एल करंट उसमें से पास हो रहा होगा, वो कहाँ पे पड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। उस मैग्नेटिक फोर्स जो उस चार्ज पर, जो उस कंडक्टर पर अप्लाई हो रही है, अब इस फार्मूले को हम चेंज करना चाहते हैं इसमें, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा मैं रफ वर्क में आप लोगों को बता रहा हूं, रफ वर्क। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सा होता कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो हमने आगे फार्मूला लिखना है ये ठीक है, बेहतर हो सकता है। पूरा प्रूफ तो इसका बहुत लेंथी है। अब अगर मैं इस तरह से कह दूं कि करंट तो होता है हमारे पास चार्ज का फ्लो इन यूनिट टाइम, यानी इसके अंदर कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज है क्यू, वो हमारे पास इस एंड से इस एंड तक फ्लो कर रहा है, तो करंट लिख दिया क्यू ओवर टी।
L क्रॉस B, ठीक है, ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो F इज इक्वल टू इस Q, ये जो T है इसको मैं इधर लिख देता हूँ L ओवर T क्रॉस B। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात। अब जरा ये देखो, आप लोग ये जानते हैं कि L ओवर T ये क्या है, ये फासला है जो ये चार्ज इस एंड से इस एंड तक कवर करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। इसका मतलब है जहां पर L ओवर T लिखा है वहां पर मैं क्या लिख देता हूं, वेलोसिटी लिख देता हूं, V क्रॉस B लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये फोर्स बन गई। किसके ऊपर फोर्स है, एक चार्ज Q के ऊपर फोर्स है जो मूव कर रहा है किसके साथ, एक वेलोसिटी V के साथ, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो एक ये जो फार्मूला था, एक करंट यानी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यहां से ये समझ आया कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, तो उस पर भी क्या अप्लाई होगी, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। ये हमने शॉर्ट में, रफ वर्क में ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया। क्लियर होगी बात। अब मैं वापस आता हूं आपके पास, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जरा ये बताओ, इस कंडक्टर में से जब करंट पास हो रहा है तो इसके गिर्द क्या पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब वो करंट अगर जीरो कर दूं, यानी करंट पास ना हो रहा हो, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी। इसका ये मतलब आ गया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली चार्ज की मोशन की वजह से। तो अब अगर एक चार्ज उसके मूव करने से, करंट के स्टैब्लिश होने से कंडक्टर के गिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब है अगर वो चार्ज खुद अकेला मूव करेगा तो तब भी उसके गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो अगर एक मूविंग चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर हो या कंडक्टर से बाहर हो, उसके गिर्द क्या होगी, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि एक मूविंग चार्ज इज लाइक अ मैग्नेट बिकॉज इट इज कैरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस मूविंग चार्ज, मैं यहां पर अगर बताऊं, ये मूविंग चार्ज है विद सम मैग्नेटिक क्या है, विद सम वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है किसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमारे पास क्या अप्लाई होगा, अब इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और बाहर जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, और उसके नतीजे में चार्ज पर क्या अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये सवाल आता है कि वाई फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यों फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब मैं उसका जवाब लिखता हूं, फिर आप लोग मुझे बताइएगा जो भी आपका क्वेश्चन हुआ। अब मैं ये लिखता हूं कि वी नो दैट व्हेन करंट flows in the conductor, magnetic field is produced around it. तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब वो कंडक्टर में करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का क्या मतलब, उसमें चार्ज मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। सो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड around a moving charge is due to magnetic field around a current carrying conductor is due to, किसकी वजह से है, is due to motion of charges. That's why a moving charge has
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक मूविंग चार्ज के गिर्द इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मूविंग चार्ज मैग्नेट कंडक्टर के अंदर मूव करे या कंडक्टर से बाहर मूव करे, उसके इर्द गिर्द क्या होगी, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक हो गया। अब हम क्या कहते हैं, सो इफ अ मूविंग चार्ज, if a charge moves in a magnetic field, if a charge moves in a magnetic field, then what happens, magnetic field of moving charge इंटरेक्ट्स, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब क्या होगा, एक चार्ज मूव करके जा रहा है, उसके गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की अप्लाई कर दी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन होगी और उसके नतीजे में क्या होगा, देयरफॉर magnetic force acts on the moving charge। ये मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों के सामने लिख दिया, साथ साथ बार बार बोला था आपके आपके जहन में ये बात जहन नशीन हो जाए। ठीक है, किसी का सवाल है इस बारे में प्लीज पूछें। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? नो सर। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अब इस बात के लिए हमने ये साबित कर लिया, ये मैंने यहां पर शार्ट से बताया, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आप लोग जानते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। करंट को मैंने लिख दिया Q ओवर T। अगर मैं Q ओवर T लिख दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें ये T इधर डिवाइड हो रहा है, मैंने इधर डिवाइड कर दिया, L ओवर T डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बनता है, ये क्या बन जाती है, वेलोसिटी। ये जो फार्मूला था ये बता रहा था कि एक फोर्स लग रही है एक कंडक्टर पर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये अब हमें क्या बता रहा है कि फोर्स लग रही है एक चार्ज के ऊपर जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, कहां पर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास फार्मूला है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक इसका फार्मूला लिखते हैं, इफ अ चार्ज Q, एक चार्ज है, मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field B, then magnetic force F on the charges, तो क्या फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया शार्ट सा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। हाँ जी, ये फार्मूला आपके जहन को बाहर है ना अब, कि ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया। अब हम इसे कुछ तो कुछ आइडिया में होगा कि यस दिस फार्मूला एग्जिस्ट। अब जरा ये बताएं, क्यों राबिया सहर, ये V क्रॉस B को ओपन करें तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, राबिया सहर, या ये नहीं बोलती तो कोई और बोले। सर VB sin थीटा एंड यूनिट वेक्टर। शाबाश, वेरी गुड। V क्रॉस B ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें रिजल्ट भी वेक्टर आता है। VB sin थीटा तो सारे बोल देते हैं, लेकिन इसने बिल्कुल सही कहा, साथ क्या आएगा, n यूनिट वेक्टर। ये अभी वेक्टर है इधर भी,
राइट साइड पर भी हमारे पास ये वेक्टर ही है। ठीक हो गया। एन यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन देता है। अब मैं जरा इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो देखो इधर से एरो हटा दिया तो ये क्यू वी बी साइन थीटा बन जाएगा हमारे पास। सही। इधर से हमने यूनिट वेक्टर हटा दिया जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे थीटा है क्या, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, कौन से दो वेक्टर के दरमियान एंगल है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था, बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के दरमियान ये एंगल। अब आप लोगों को पता है कि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल चेंज होता जाएगा, ये थीटा चेंज होता जाएगा, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज इधर है। अब अगर मैं ऐसे एंगल पे थ्रो कर दूं और एंगल हो गए, इधर से थ्रो कर दूं और हो गए, ऐसे थ्रो कर दूं पैरेलल है, ऐसे थ्रो कर दूं तो ऊपर से नीचे थ्रो कर दूं तो एंटी पैरेलल है। तो एंगल के चेंज होने से हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। साइन थीटा चेंज होगा तो फिर फोर्स ऑन द चार्ज भी चेंज होती जाएगी। तो अब हम ये तलाश करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होगी और कब वो हमारे पास मिनिमम अप्लाई होती है। तो हम क्या कहते हैं, देखें जरा इधर, मैं ये कहता हूं सिचुएशन 1 क्या है कि इफ चार्ज Q moves पैरेलल टू फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, पैरेलल हो तो एंगल 0 आ जाता है। देन क्या होगा, F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, क्यू वी बी साइन ऑफ 0। साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फोर्स 0 आ जाएगी यानी मिनिमम। यानी इधर देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ में, एक लाइन बना रहा हूं। अब हमारा जो चार्ज है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसकी वेलोसिटी है। तो अब इन दोनों की आपस में ऐसे इंटरेक्शन होती है कि चार्ज पर नेट फोर्स कितनी अप्लाई होती है, 0, तो दिस विल बी द मिनिमम फोर्स। अब इसी तरीके से जरा ये देखो, अगर कोई एक और चार्ज है वो साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो फिर इन दोनों के दरमियान, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री। उस सूरत हाल में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखें हम ये कहते हैं इफ चार्ज Q is moving anti-parallel to the field, यानी इस सूरत हाल में हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, ऐसे मैं कह देता हूं पहले कि वेलोसिटी एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो फिर हमारे पास क्या सूरत हाल आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 180। अगेन साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो चार्ज पर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होगी, फोर्स विल बी मिनिमम। तो ये दो कंडीशंस हैं। इन दो कंडीशंस के अलावा चार्ज जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स और उसका अपना पाथ चेंज हो जाएगा। कैसे है वो हम अभी देखेंगे। अब यहां पर ये याद रखना है कि इफ द चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इवन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होनी। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कह देता हूं, तीसरी कंडीशन पर हम पहुंच जाते हैं कि इफ चार्ज Q moves perpendicular to field, इसका क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देन हम क्या कहेंगे, उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन ऑफ 90। साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा,
1 के बराबर हो जाएगा और उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। तो कोई आपसे ये पूछे कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस पर क्या अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होगी, परपेंडिकुलरली जब वो मूव करें तो वो फोर्स क्या होगी, उस पर मैक्सिमम होगी। अगर वही चार्ज उसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उसी वेलोसिटी से वही चार्ज है, वही मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया। अभी हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये हमने फोर्स क्यों अप्लाई होती है ये पढ़ लिया, उसका फार्मूला हल्का सा देख लिया कि क्या होता है, उसको हल्का फुल्का ड्राइव कर लिया। फिर हमने ये देखा कि उसकी मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। अब आ जाते हैं हम उसकी डायरेक्शन के बारे में। आप लोग ये सारे जानते हैं, मुझे यकीन है आप लोगों को सारों को पता है क्या पता है कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो उसमें ये जो रिजल्टेंट या प्रोडक्ट वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसके लिए आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि क्या है, हमारे पास एक रूल है। कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल है। कौन सा रूल है हमारे पास, राइट हैंड रूल। तो हम वो राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए है ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, ऐसे ही कहना ना, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। यहां पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी है। फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर v टू सेकंड वेक्टर b, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम क्या लेंगे, कर्ल द फिंगर योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर b टू सेकंड वेक्टर b, देन thumb will be in the direction of force, then erect thumb will be in the direction of force on the charge। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। मैं दोबारा बताता हूं, जरा इधर देखना सारे। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जमीन से ऊपर छत की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे फर्ज कर लो। चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ब्लू मार्कर की तरफ। तो अब मैं क्या कहूंगा, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर v, वेलोसिटी, ये ब्लू मार्कर वेलोसिटी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करे, टू सेकंड वेक्टर b, सेकंड वेक्टर उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब आपको पता है इसमें एक रूल और भी है, एक और बात भी है कि आपने अपनी राइट हैंड को कर्ल करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। अब यहां पर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री है और इधर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड 270 है। हमने कौन सा अडॉप्ट करना है, स्मॉलर पाथ, स्मॉलर एंगल फॉलो करना है। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर v टू सेकंड वेक्टर b थ्रू स्मॉलर एंगल, ये मैंने फिंगर्स को कर लिया, मुट्ठी बंद हो गई। तो ये थंब जो है, इरेक्ट थंब, it will give the direction of magnetic force on the charge। ये चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। The thumb will be in the direction of magnetic force on the charge। कहने का क्या मतलब है कि चार्ज ऐसे जा रहा होगा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, वो सीधा आ रहा है,
लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में पाथ होगा तो उसकी मोशन इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसका पाथ कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेगा व्हेन एवर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन। क्लियर है? क्योंकि ये जो तीसरी फोर्स है अगर आप देखें वो इन दोनों के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्या अप्लाई होगी, परपेंडिकुलरली अप्लाई होती है इस डायरेक्शन में। तो वो उसके पाथ को क्या करना चाहेगी, ये फोर्स क्या करना चाहेगी, ये जो बाहर आपकी तरफ है, आपकी तरफ जो आ रही है फोर्स, ये क्या करना चाहेगी, पाथ के उस चार्ज पार्टिकल के पाथ को चेंज करना चाहेगी, उसे डिफ्लेक्ट करना चाहेगी। ठीक हो गया जी। अब हम क्या कहते हैं, यहां पर 2 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं। इफ चार्ज मूव्स perpendicular to field, then magnetic force act as centripetal force and charge moves in a circular path। तो फिर चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और दूसरी बात, अगर एंगल उसका कि इफ जो एंगल है वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में थीटा से ज्यादा और 90 डिग्री से लेस हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल में परपेंडिकुलर थ्रो करने में ऐसे एंगल पे थ्रो, अब एंगल क्या है, ना 0 है ना 90 डिग्री है, कोई फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, देन चार्ज मूव्स ऑन अ स्पाइरल पाथ, यानी उसे एक कंपोनेंट मिलेगा जो उसे आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो क्या करेगा, वो उसको डिफ्लेक्ट कर होगा ऑन अ कर्व पाथ। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में चेंज करने की एबिलिटी रखती है व्हेन एवर इट एक्ट्स। हाँ जी, ये अब हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन किस लिहाज से है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, तो वो सर्कल में उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों अप्लाई होती है, फिर उसका फार्मूला क्या है, उसकी डायरेक्शन मालूम करने की डायरेक्शन रूल क्या है, किस कंडीशन में चार्ज पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी और किस पर उस पर मिनिमम फोर्स अप्लाई होगी। साथ हमने ये भी सीख लिया कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहता। तो इसका क्या मतलब है, यहां से अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैंने एक रीजन में थ्रो किया, किसी जगह पर मैंने थ्रो कर दी और वो सीधा जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अगर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही होती उसका पाथ स्ट्रेट पाथ से हमेशा किस में चेंज हो जाता, कर्व पाथ में चेंज हो जाता। ठीक है, या ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, लेकिन आप ये कंक्लूड करना चाहें कि क्या वहां पर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। हाँ जी, चांस तो है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी 0 हो जाए तो फिर चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगी। लेकिन ये भी तो सिचुएशन है ना कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन दो ऐसी सिचुएशन भी है कि मैग्नेटिक फील्ड के मौजूद होने के बावजूद भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट ही जाएगा। वो क्या है, इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू द फील्ड। तो अब सवाल अगर ये आ जाए इम्तिहान में कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में जा रहा है और वो स्ट्रेट ही मूव कर रहा है, क्या वहां पर लाजमी है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो हमारा जवाब होगा मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। अगर वो नहीं है फिर तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, लेकिन अगर है तो दो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होने के बावजूद मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज अप्लाई नहीं होगी, और वो दो कंडीशन क्या है, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो? क्यों खुशबख्त? मुंतहा? नो सर। साइम? नो सर। चले, मैं इसकी एक पिक्चर बना लूं, फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट जाते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर। जी, नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ लिख भी रहे होंगे। खुशबख्त क्लास में वापस पहुंची हो या कोई सब्जी सब्जी काट रही है, क्या करें?
जी देखें इधर, हाजिक समझ आ गई? यस सर। अब ये मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, और क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है और वो इनटू द पेज है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से इस डायरेक्शन से एक चार्ज पार्टिकल Q विद सम वेलोसिटी ऐसे थ्रो करता हूं इस डायरेक्शन में। क्या है भला? एक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यानी वो दीवार नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, ये है इनटू द पेज। और चार्ज पार्टिकल मैंने ऐसे नीचे से ऊपर थ्रो किया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस पर क्या अप्लाई होगी? एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। मैग्नेटिक फोर्स, जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के स्ट्रेट पाथ को किस में चेंज कर देती है? सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी बात जो हमने अभी सीखी है कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। ठीक हो गया? तो आप जरा देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ब्लैक मार्कर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो मैं क्या करता हूं, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। चार्ज ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ, तो उस पर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने मैंने राइट हैंड को कर्ल किया, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मेरे ऊपर चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी, और उसके बाद उसका स्ट्रेट पाथ किस में चेंज हो जाएगा? सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाएगा। यानी जैसे ही वो इस रीजन में इंटर होगा, द चार्ज पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज है उसको मैं FB से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज को मैं FB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा ऑफ रेडियस R, और जिस जगह पर भी वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट, क्योंकि चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। ठीक हो गया? यहां पर अब मैं कहता हूं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब टाइम क्योंकि शॉर्ट है इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जल्दी से। यहां पर अब आप लोगों ने क्या याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई होगी वो कैसे अप्लाई होगी? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और उसका फार्मूला क्या है? Q वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट। अभी हमने प्रूव किया था। सिंस क्योंकि परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हैं, जब भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हमने अप्लाई की वो क्या है? मैं ऐसे कह देता हूं, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देता हूं और इधर मैग्नेटिक फोर्स लिख देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ रहा है QVB। तो यहां से ये v और एक स्क्वायर कैंसल, तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, v को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जब वो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है? v = r ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r सर्कल का रेडियस है, v की जगह पर लिख दिया r ओमेगा। इधर क्या है हमारे पास? qb, ये r से r कैंसिल हो जाता है, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? m मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड QB/m। ठीक है, ओमेगा ये हमारे पास क्या है? दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज। तो आप लोग जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा वो किसके बराबर होता है? 2πf। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2πf इज इक्वल टू QB/m। f इधर ही रहे, 2π मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू QB/2πm। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है,
यानी फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, यहां पर क्या चीज रिपीट हो रही है, पार्टिकल की सर्कुलर मोशन, पार्टिकल की सर्कुलर मोशन बार बार रिपीट हो रही है, सर्कल में वो बार बार मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में वो कितने सर्कल मुकम्मल करता है, एक सर्कुलर रोटेशन अपनी कितनी मुकम्मल करता है, ये उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, F = QB/2πm। क्यू क्या है, पार्टिकल जो हम थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज, बी क्या है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड, एम क्या है, एम इज द mass of the charge, this is the charge and it has some mass। ठीक हो गया। सिंस आप लोग ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इनवर्स है, या टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है, तो यहां से टाइम पीरियड की एक देर में कितनी देर में वो अपनी वो रोटेशन मुकम्मल करता है, टाइम पीरियड, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, T = इसको इनवर्स कर दें 2πm/QB, दिस इज टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं, दैट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ एक सेकंड में वो कितनी रोटेशंस मुकम्मल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और कितनी देर में अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है, वो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन है या टाइम पीरियड है, तो दिस इज कॉल्ड इट्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। किसी का मेरा सोना सवाल है तो वो मेरे से जल्दी से पूछे। इफ एनी वन ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन। नो सर। चले, थैंक यू। तो फिर हम अगली क्लास के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैं इसकी फिर पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन अपने नोट्स मुकम्मल करने हैं। अल्लाह हाफिज।